अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको लेटेस्ट पेपर सॉल्व कराने वाला हूं जो आरआरबी एलपी का हुआ था 29 नवंबर 2024 को शिफ्ट 1 में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन रेलवे अब पुट करने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया हुआ है, ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। तो इसे हम बना सकते हैं फॉर्म a प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। तो ये अगर इसमें हम 9 जोड़ दें, जैसे ये 9,991 है, इसमें अगर हम 9 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 10,000। 9 जोड़ा है तो 9 घटाना पड़ेगा, और यहां पर 10,000 में 9 जोड़ दें, 10,000 में 9 जोड़ दें, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 10,009 को ऐसे। तो ये हो जाएगा कुछ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 का स्क्वायर। तो 10,000 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें। तो 4 जीरो है, इसका स्क्वायर करना है तो एक 4 जीरो, और स्क्वायर में है तो 4 जीरो और हो जाएंगे। और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो 81 इसमें से घटा लें, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब इसमें से घटा लें तो एक कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1। और अब जितने भी ये नंबर होंगे, ये जीरो जहां पे हैं, तो ये सभी हो जाएंगे 9। 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट 9 के आ जाएंगे। 2 2 4 और 2 6, और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दो त्रिभुजों एबीसी और डीईएफ में ये कंडीशन दी हुई है, डीईएफ और एबी की। तो 2 ट्राइंगल्स दिए हुए हैं इसमें, तो ये ऑप्शन में चेक करना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। तो ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है EF। तो एक ट्राइंगल बना लें अगर हम, ये मान ले A है, ये B है और ये C है। तो ए बी इक्वल टू है EF के। तो A के साथ आ जाएगा E और B के साथ आ जाएगा F। तो जो पॉइंट A होगा वही E होगा, और जो पॉइंट B होगा वही पॉइंट F होगा। और BC इक्वल टू DF है। तो BC और DF, B और C, फिर DF, तो F यहां पे आ गया तो D यहां पर आएगा। और CA इक्वल टू D है, तो CA ये वाला पार्ट आ जाएगा, और ये हो जाएगा D है। अब इसमें हम चेक कर लें, तो A के साथ E है, B के साथ F है और C के साथ D है। अब इनमें ऑप्शन हम चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ABC जो ट्रायंगल होगा वो DEF के सिमिलर होगा। तो ABC अगर हम इस डायरेक्शन में ले जाएं इसको ABC, तो ये होना चाहिए EFD, लेकिन यहां पर DEF है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। जो पहला ऑप्शन होगा वो इनकरेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन 2 चेक करें DEF, तो D के बाद फिर E है, फिर उसके बाद है F। तो DEF, तो यहां से अगर हम शुरुआत करें तो ये हो जाएगा CAB। CAB आना चाहिए, यहां पर BCA है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ऐसे अगर हम BAC चेक करें, BA के बाद फिर C आएगा, तो यहां पे हम लेना पड़ेगा FED। FED यहां पर है, FDE है, ये इसमें से भी मैच नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बचा केवल ऑप्शन 4, तो इसे भी चेक कर लें CBA, और सब मिटा देते हैं CBA। CBA ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, तो पहले आएगा D, फिर आएगा F, फिर आएगा E। DFE, DFE यहां पर फॉलो हो गया, यही ऑप्शन 4 जो होगा यही करेक्ट हो जाएगा। तो सिमिलर ट्रायंगल होगा CBA, ये होगा इसके साथ DFE के साथ। निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ग्राफ एक कक्षा में 5 छात्रों की ऊंचाई दर्शाता है। अमित की ऊंचाई और राहुल की ऊंचाई के बीच क्रमशः अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो अमित की ऊंचाई जो दी हुई है सेंटीमीटर में, ये दी हुई है 140, और राहुल की ऊंचाई दी हुई है, राहुल की यहाँ पे दी हुई है 160। इसका अनुपात निकालना है तो डिवाइड कर दें, 0 से 0, 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 8। ये हो जाएगा 7/8, अनुपात में हो जाएगा 7:8। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
पी क्यू से 30% अधिक कुशल है। वो एक साथ काम करते हुए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे पी अकेले 23 दिनों में कर सकता है। पी कितने दिनों में कंप्लीट कर सकता है कोई काम? 23 दिन में, 23 डेज में। और ये दिया हुआ कि पी जो है वो क्यू से 30% अधिक कुशल है, या कहें कि मोर एफिशिएंट है। तो जब जो ज्यादा एफिशिएंट होगा, मतलब जो ज्यादा कुशल होगा, उसको समय कम लगेगा काम करने में। तो पी का दिया हुआ है कि पी 23 दिन में कर रहा है, तो क्यू क्या होगा? 30%। 30% जैसे ये ज्यादा कुशल है, तो 30% उसको काम करने में ज्यादा समय लगेगा। इफिशिएंट ज्यादा है, पी इफिशिएंट ज्यादा है, तो क्यू को 30% काम करने में ज्यादा समय लगेगा। तो जैसे यहाँ पे 23 दिन दिया हुआ है, तो क्यू को समय लगेगा 23% इसमें, 30% इसमें बढ़ा दें, उतना टाइम इसे ज्यादा लगेगा। तो 30% बढ़ाएं तो 100 में 30 बढ़ेगा तो 130, और परसेंट में है तो 100 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा इतने दिन में। तो क्यू काम कंप्लीट करेगा इतने दिन में। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 23 × 13 डिवाइडेड बाई 10। और हमें फाइंड करना है कि वो एक साथ काम करते हुए कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो 1/p प्लस 1/q निकाल लें, एक दिन का काम। तो ये आ जाएगा 1/23 प्लस, और ये हो जाएगा 10/23/13, 10/23 × 13। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो एलसीएम लेंगे 23 × 10, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, नहीं 13 आएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 10। तो 13 और 10 23, 23 बटे ये हो जाएगा 23 गुणे, ये 13 है यहाँ पे, 10 नहीं है 13 है, ये आ जाएगा 13। 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/p प्लस 1/q, ये आ गया 1/13। तो ये एक दिन का काम आया है पी और क्यू दोनों का। तो 1/13 भाग अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में, तो 13 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 13 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट है। प्रेक्षणों, ये प्रेक्षण दिए हुए हैं इतने, इनका माध्यिका फाइंड करना है कि माध्यिका क्या होगी। मीडियन फाइंड करना है, ऑब्जर्वेशन ये दिए हुए हैं। तो पहले कितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं ये फाइंड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर कहें या सम संख्या है, प्रेक्षणों की संख्या। तो सम संख्या का माध्यिका क्या होती है? ये होती है n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, प्लस 1वां पद, और इसका हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो n/2वां पद क्या हो जाएगा? 10 है, तो 10 को 2 से डिवाइड करें तो 5वां पद, फिफ्थ टर्म, प्लस, और ये हो जाएगा 5वां, और एक यहाँ पे और जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा? छठा टर्म, और इसे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो इसमें हम 5वां और छठा टर्म निकाल लें। तो माध्यिका में हमें पहले क्या करना पड़ेगा? इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, या कहें कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटी नंबर यहाँ पे देखें, तो ये है 4, 2 बार 4 है, तो एक बार पहले 4, फिर 4 आ जाएगा। 4 के बाद 5 है नहीं, 6 है, तो ये 6 आ गया। फिर उसके बाद 7 है, 7 आ जाएगा, और उसके बाद है 8, तो 8, और यहाँ पे 2 बार 8 है, तो ये आ जाएगा 8 और 8। हमें केवल चाहिए था 5वां और छठा टर्म। यहाँ पे 5वां ये हो जाएगा, छठा ये हो जाएगा, और हमें आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 5वां छठा ही चाहिए था, तो इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे, और आगे लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8, 5वां टर्म और छठा टर्म 8 हो गया, 8, 8 8 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 8। तो माध्यिका इसकी आ गई 8, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। उमेश ने रुचि से 250 चॉकलेट में से 100 चॉकलेट ले ली। रुचि के पास पहले थी 250 चॉकलेट, इसमें से 100 उमेश ने ले ली। अब कह रहा है कि उमेश ने अपनी चॉकलेट का 20% सलाखा को और 35% मैरी को दे दिया। उमेश के पास अब कितनी हो गई चॉकलेट? 100 उसने ली है, तो 100 में से उसने 20% सलाखा को दिया। तो 100 का अगर हम 20% निकालें तो 20 हो जाएगा। सलाखा को दिया 20, और मैरी को 35% दिए, 100 का 35% 35 हो जाएगा। मैरी मैरी को दिए 35। अब क्या कह रहा है? फिर रुचि ने अपनी बची हुई चॉकलेट का 50% उमेश को दे दिया। तो रुचि के पास कितनी बची? 250 में से 100 निकाला, तो आ जाएगा 150। 50% उमेश को दे दिया।
तो उमेश को मिल जाती है 150 का आधा, ये आ जाएगा 75। अंत में उमेश के पास कितनी चॉकलेट बची यह पता करें। तो 20 तो इसने सलाखा को दिया, 35 इसने मैरी को दिया, तो बचा कितना? ये हो जाएगा 55, टोटल 55 आ जाएगा। पहले थे 100 और 55 ये घटेगा तो 45। तो 45 और बाद में मिले थे इसको रुचि से 75, तो 75 और जोड़ दें। 5 5 10 और 7 और 1 8, 8 4 12। तो टोटल चॉकलेट हो जाएंगी 120, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक स्कूल क्रिकेट टीम की 9 सदस्यों का वजन, ये सदस्यों का वजन दिया हुआ है। यदि औसत वजन 56 किलोग्राम है तो एक्स का मान क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो औसत वजन इसमें 56 दिया हुआ है, तो औसत निकाल लें। तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट पहले जोड़ लें, तो 8 8 5 13, 1 14, 14 8 22, 22 और 4 26, 2 28, 28 और 3 ये हो जाएगा 31। 31 का आ गया 3, 3 इसमें जोड़ दिया, 7 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 और 6 39, 39 और 5 44, 441। और एक टर्म यहाँ पर x जो है इसकी वैल्यू दी नहीं हुई, x और यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये 9 सदस्यों का वजन है, 9 से डिवाइड तो ये आ जाएगा एवरेज। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 छके 54, 4 5 आ गया, 9 पचे 45, 45 और 5 50, 504 और ये इक्वल हो जाएगा 441 प्लस एक्स के। तो एक्स की वैल्यू यहां से निकालें, तो 504 में से 441 घटेगा, तो 4 में से 1 गया 3 और 50 में से 44 गया तो ये आ जाएगा 63। 63 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। संख्या ये दी हुई है, मासापा इसमें हमें फाइंड करना है। अगर ऑप्शन की हेल्प ले तो यहाँ पे नंबर जो दिए हुए हैं बहुत छोटे-छोटे नंबर दिए हुए हैं, तो इन्हीं से हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा या कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा। तो एचसीएफ इसमें फाइंड करना है, छोटे-छोटे नंबर है तो इसीलिए पहले हम ऑप्शन की हेल्प से ही इसे मासापा निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी नंबर क्यों होगी? क्योंकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ी नंबर होगी, पहले उससे हमें चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि सबसे बड़ी नंबर ही सैटिस्फाई कर जाए। तो अगर हम 8 से डिवाइड करें 310 को, तो 8 चौके 32, 320 आ जाएगा, 310 ही है। तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 तो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब 6 से चेक करें, क्योंकि इससे छोटी नंबर 6 है, तो 6 पंचे 30, 1 कम 6, तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। ये नंबर डिवाइड नहीं हुई, तो हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है इन दोनों नंबर को चेक करने की। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करें, ये है 4, 4 से डिवाइड करें तो 8 चौके 32, तो 310 4 से भी नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन 1 ले, जो कि सबसे छोटी नंबर है 2, तो 2 से 310 कट जाएगी, 208 भी कट जाएगी और 180 भी कट जाएगी। तो यही ऑप्शन जो 2 होगा, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 जो होगा, जिसमें आप एचसीएफ 2 आ रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं जब आपको 3 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर का एचसीएफ फाइंड करना हो, तो आप ऐसे ऑप्शन की हेल्प लेके निकाल सकते हैं। एक कालीन की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया गया था, जिसकी चौड़ाई 6 मीटर थी। चौड़ाई मतलब ब्रेड्थ, ब्रेड्थ दिया हुआ है 6 मीटर। जिसकी लंबाई चौड़ाई की 1.44 गुना थी। जो लंबाई दी हुई है लेंथ, ये दी हुई है कि चौड़ाई की 1.44 गुना थी। चौड़ाई 6 मीटर है, तो इसमें 1.44 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगी लंबाई। अब कह रहे हैं कि उस कालीन की कीमत क्या है जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले कालीन से क्रमशः 40% अधिक और 25% अधिक है। और इसमें दिया हुआ कि एक कालीन की कीमत 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो प्राइस दिया हुआ है, कीमत ये दिया हुआ है वर्ग पर मीटर में। तो 45 रुपए वर्ग पर मीटर, मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है प्राइस। तो इसमें हम पहले एरिया निकाल लें, तभी हम प्राइस निकाल सकते हैं। जो टोटल वैल्यू होगी वो, तो जो न्यू ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ न्यू, जो चौड़ाई होगी वो नई चौड़ाई निकालें तो 40% बढ़ाना पड़ेगा। लंबाई में 40% बढ़ाना है, तो लंबाई में 40% बढ़ेगा और चौड़ाई में 25% बढ़ेगा। तो लंबाई में 40% बढ़ा दें तो ये हो जाएगा 6 गुणे 1.44 गुणे
ये हो जाएगा 140, 40% बढ़ाएंगे तो 140 हो जाएगा 100 से डिवाइड। और ब्रेड्थ में बढ़ाएं 25%, तो ब्रेड्थ है 6 और ये हो जाएगा 125 बटे 100। 25 से ये डिवाइड होगा तो 5, ये डिवाइड होगा तो 4 और ये हो जाएगा 6 पंचे 30 बटे ये हो जाएगा 4। तो इसे सॉल्व करें तो 15 बटे 2 और इसे सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 गुणे 1.44 गुणे 14/10। हमें प्राइस चाहिए, टोटल वैल्यू चाहिए कालीन की, तो 45 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। और जो एरिया होगा ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एरिया इंटू प्राइस। आप यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दें, एरिया और प्राइस की। एरिया हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई है 15/2 और लंबाई है 6 गुणे 1.44 गुणे 14/10 और प्राइस है 45। तो अब इसे सॉल्व करें तो 2 से ये कटेगा तो 3 और 5 से ये कटेगा तो 9 और ये आ जाएगा 2, 2 से ये कटेगा तो आ जाएगा 7। तो यहाँ पर तो अगर हम इसे सॉल्व करें, इसे और सॉल्व करें, ये हो जाएगा 15 × 45 और ये हो जाएगा 9 × 63 गुणे और ये है 1.44। अगर आप ऑप्शन की हेल्प लें तो यहाँ पर ऑप्शन में केवल एक ही डिजिट है सभी में और जो लास्ट डिजिट है वो सब में अलग-अलग दिया हुआ है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। तो लास्ट डिजिट अगर हम निकाल लें तो हमें इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 का डिजिट का नंबर है और ये 2 डिजिट का नंबर है। तो इसमें हमें टाइम लगेगा। तो इसे हमें बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही डिजिट में है दशमलव के बाद नंबर, तो इसे हमें बनाना पड़ेगा दशमलव के बाद एक ही डिजिट आए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 45 गुणे 63 ये ऐसे ही, और ये जो 2 डिजिट में नंबर है दशमलव के बाद इसे एक डिजिट में बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14.4 और ये डिवाइड कर दें 10 से। तो 10 से डिवाइड करें तो इसे सोल्व करें तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 5 = 45, तो 9, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7.2। अब यहाँ से हम सॉल्व करें इसे तो ये हो जाएगा 9 गुणे 63 और ये हो जाएगा 7.2। अब इसका हम लास्ट डिजिट निकाल लें कि लास्ट डिजिट क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, 3 दूनी 6 और 6 अब बचेगा तो 9 छक्के 54। तो लास्ट डिजिट जो होगी वो आ जाएगी 4। 4 ये है ऑप्शन 3 में, तो यही ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। 1280 रुपए पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें। आसान सा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट और टी है टाइम, और डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। प्रिंसिपल 1280 है, इंटरेस्ट रेट 5 है और टाइम है 3 साल। 100 से डिवाइड करते हैं तो 0 से ये 0, 5 से ये डिवाइड होगा तो 2 और 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 64। 64 तिया ये हो जाएगा 192। 192 ऑप्शन इसमें 1 करेक्ट हो जाएगा। ये सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। ये 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के। तो यहां से वैल्यू निकालें तो 1 माइनस ये इधर जाएगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये होता है कॉसिक, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। और कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा, इसे हम साइन और कॉस के टर्म में लिखें tan को, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये ऐसे लिख लें।
और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम साइन के टर्म में लिखें तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे बचेगा केवल 1 और ये माइनस है तो ये आ जाएगा -1। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये अनुपात दिए हुए हैं, इसमें एबीसी का अनुपात फाइंड करना है कि क्या होगा। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है A:B:C, ये हमें फाइंड करना है। AB की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, रेशियो ये है 3:2 और BC की वैल्यू दी हुई है रेशियो में, ये है 4:5। अब यहाँ पर जो नंबर खाली हैं, एक यहाँ पे नंबर खाली है, एक यहाँ पे नंबर खाली है, तो इसके साथ वाले नंबर से इसे भर दें हैं। तो 2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और इसके साथ वाला नंबर क्या है? 4 है, तो 4 से इसे भर दीजिए। अब इनके आमने-सामने के जो नंबर हैं, इनसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 10 और बी में 2 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8 और ए में आ जाएगा 3 गुणे 4, ये आ जाएगा 4 3 12। 2 से इसे हम और डिवाइड कर सकते हैं, तो सभी में 2 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 6, ये 4 और ये आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा अनुपात और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 8 पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं। 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। तो 2 महिलाएं और 1 पुरुष मिलकर इसे बनाने में कितना समय लेंगे, ये फाइंड करना है। तो 8 men और 12 women कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 days। तो अगर हम टोटल वर्क निकाल लें, टोटल वर्क, पुरुष को हम डिनोट कर लें एम से और महिलाओं को हम डिनोट कर लें डब्ल्यू से, वुमेन से, तो ये हो जाएगा 8 आदमी थे तो 8m प्लस 12 महिलाएं तो 12w और कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे? तो यह है 10 दिन में, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा टोटल वर्क। और एक कंडीशन यहाँ पे और दी हुई है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं उसी दीवार को 14 दिन में बना रहे हैं, तो ये टोटल वर्क यहाँ भी इक्वल होगा इससे। तो 6 आदमी यहाँ पे थे और 8 महिलाएं डब्ल्यू वुमेन और 14 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो 14 से मल्टीप्लाई। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये डाटा और ये डाटा, तो इन दोनों को इक्वल कर ले। तो टोटल वर्क यहाँ पे हम कंडीशन निकाल सकते हैं एम और डब्ल्यू की आपस में। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, पहले हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 7। अब 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 8 पंचे 40 एम और ये हो जाएगा 60 डब्ल्यू और ये इक्वल हो जाएगा 7 छंग 42 एम और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56 डब्ल्यू। तो 42 एम 40 एम इधर ले आए, ये आ जाएगा 2 एम और 56 डब्ल्यू इधर आएगा तो ये आ जाएगा 4 डब्ल्यू। 2 से इसे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 2, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 2 डब्ल्यू। तो एक आदमी काम करेगा 2 औरतों के बराबर। तो इसमें हमें फाइंड करना है कि 2 महिलाओं और 1 पुरुष कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो m प्लस 2w, ये एक आदमी और 2 औरतें मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा m को अगर हम 2w के रूप में लिख लें, 2 वुमेन के रूप में, तो ये हो जाएगा 2w प्लस 2w। तो 4 औरतें कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगी, ये हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो टोटल वर्क यहाँ पे हम निकाल लें, तो यहाँ पे हम m की वैल्यू w के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16m, 16w, 16w प्लस 12w पहले ही था और ये है 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा टोटल वर्क, टोटल वर्क। तो ये हो जाएगा 16 और 12 28, 28 गुणे 10 ये आ जाएगा 280 डब्ल्यू। तो 280 डब्ल्यू के बराबर आएगा टोटल वर्क, ये दिन में है, डेज में। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि 4 औरतें कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगी, क्योंकि यहां से जो रिलेशन आया था, ये आया था कि एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर काम करेगा। तो अब निकालने की 4 औरतें कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगी, तो टोटल वर्क अगर हम इसके हिसाब से निकालें, 4 वुमेन मान लेते हैं एक्स दिन में काम कंप्लीट करेंगी, ये आ जाएगा टोटल वर्क और ये इसके भी इक्वल होगा क्योंकि ये टोटल वर्क के इक्वल है। तो 4 डब्ल्यू गुणे एक्स, ये आ जाएगा इक्वल 280 डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 70। तो एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 70 और ये था दिन में, तो ये आ जाएगा 70 दिन।
तो एक आदमी और 2 महिलाएं मिलकर 70 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक बेईमान व्यापारी लागत मूल्य पर माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। 1 किलोग्राम की बजाय वो 900 ग्राम का यूज कर रहा है। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और यूज क्या कर रहा है वो 900 ग्राम का। 900 ग्राम का वजन यूज कर रहा है। तो अगर 1 ग्राम की कीमत अगर हम ₹1 मान लें, तो ये इसकी कीमत आ जाएगी 1000 ग्राम की ₹1000, और 900 ग्राम की कीमत क्या आ जाएगी? ₹900। वो लागत मूल्य पर बेच रहा है, तो कोई कस्टमर अगर 1 किलोग्राम सामान खरीदेगा, तो उसे मिलेगा कितना? 900 ग्राम, और उसकी कीमत जैसे हमने ₹1 मान ली, तो उसे चुकाना पड़ेगा ₹1000, और उसकी क्या खरीद होगी? दुकानदार की ₹900। तो कस्टमर के लिए तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये व्यापारी के लिए होगा। तो व्यापारी के लिए लाभ प्रतिशत हो जाएगा। परसेंटेज अगर हम प्रॉफिट निकालें यहां से, तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ये आ जाएगा परसेंट में। तो एसपी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ₹1000। 1000 और सीपी है 900, और डिवाइड करना पड़ेगा सीपी से 900 गुणे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1000 में से 900 जाएगा तो ये आ जाएगा 100/9, और ये आ जाएगा परसेंट में। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो 11 9 99, 11 सही 1/9%। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अमित ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% छूट पर खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए ₹28,500 का भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य क्या था, ये फाइंड करना है। तो अंकित मूल्य पर 25% की छूट पे खरीद रहा है। तो मार्क प्राइस मान लें, अंकित मूल्य मान लेते हैं एमपी है, तो इस पे 25% छूट पे खरीद रहा है, तो 25 घटा दें इस पे, तो 75% में है तो 100 से डिवाइड। तो ये वैल्यू दी हुई है 28,500, ये इसकी इक्वल हो जाएगी 28,500। 25 से इसे डिवाइड करें तो 3, 25 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4, 3 से इसे डिवाइड करें 9 3 27, और यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 से 15 तो आ जाएगा 9500। तो मार्क प्राइस आ जाएगा यहाँ से एमपी 4 गुणे 9,500, 4 गुणे 9,500, 9 चौके 36, और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 36 2 38, 38,000 आ जाएगा। तो मार्क प्राइस आ जाएगा 38,000। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि संख्या के अंतर अंकों में 7 का अंतर है, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है, ये फाइंड करना है। तो जो अंकों का अंतर है, डिफरेंस है अंकों का, डिफरेंस बिटवीन डिजिट, ये है 7, और अगर अंकों को आपस में पलट देते हैं, तो उनका जो योग आएगा वो आ जाएगा 99 आ जाएगा। ये आएगा सम। तो 2 कंडीशन दी हुई है, और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इसे मान के कुछ निकालेंगे, तो हमें उसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम ऑप्शन की हेल्प ले लें, यहाँ से हमें निकालना आसान हो जाएगा। तो पहली कंडीशन अगर इसमें हम लगाएँ, तो इनका अंतर देखें, इसमें पहले हम देखें तो 7 में से 2 जाएगा 7, ये हो सकता है। 9 में से 2 जाएगा, ये भी हो जाएगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 आएगा, ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ भी ये भी हो सकता है। अब दूसरी कंडीशन और फॉलो करके देखें, तो 29, और दोनों के अंक अगर हम उलट के देखें, तो 29 को अगर हम पलटेंगे तो ये आ जाएगा 92। तो 9 2 11, और ये हो जाएगा 9 2 11, 11 और 1 12, 121 आ जाएगा, जो कि 99 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। ये ऑप्शन पहला जो होगा ये इनकरेक्ट हो गया। 92 है, तो इसको अगर हम बदलेंगे 29, जो कि यही वाला कंडीशन आएगा, 121 यहाँ भी आएगा, ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन 4 चेक करें, 81, इसके अंक को पलटें, तो ये हो जाएगा 18, 8 1 9, 8 1 9, यहाँ से आ जाएगा 99, यही ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर हमें फाइंड करना है रोम्बस का। रोम्बस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये होता है 4a² इक्वल टू d1² प्लस d2²। ए क्या है? यहाँ पे भुजा है। d1 d2 क्या है?
ये है डायगोनल्स या कहें विकर्ण की लंबाई। विकर्ण दिए हुए हैं और हमें इसमें भुजा निकालने तो हम परिमाप निकाल सकते हैं पेरीमीटर। तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, d1 d2 की वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 6 छंग 36 और 8 का स्क्वायर ये हो जाएगा 64। तो 4a स्क्वायर हो जाएगा 36 और 64 100, तो a स्क्वायर आ जाएगा 25। a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 सेंटीमीटर। परिमाप हो जाएगा 4 गुणे a, 4 गुणे भुजा, तो पेरीमीटर हो जाएगा परिमाप, ये आ जाएगा 4a, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड का समय लेती हैं। तो दो समान रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ियों की यहाँ पे लंबाई नहीं दी हुई है, तो मान लेते हैं x है। तो दो रेलगाड़ियां हैं तो दोनों की जो लंबाई होगी x प्लस x, और एक ही दिशा में चल रही हैं, तो जो उनकी स्पीड होगी ये घट जाएंगी। तो बड़ी में से छोटी स्पीड घटेगी, तो 60 माइनस 40, और ये जो लंबाई है ये मान लें मीटर में है, क्योंकि जो लंबाई होगी रेलगाड़ियों की ये मीटर में ही होगी। तो इसे हमें बदलना पड़ेगा, इसकी स्पीड को ये बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये वैल्यू दी हुई है, जो समय होगा ये 50 सेकंड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 के इक्वल। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी। और इसमें क्या कह रहा है वो देख लें। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो अगर विपरीत दिशाओं में चलेंगी, तो उनकी जो लंबाई होगी ट्रेन की, ये तो यही रहेगी मीटर में, और जो स्पीड होगी, स्पीड ये आपस में जुड़ जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशाओं में दोनों की जो स्पीड होंगी वो जुड़ जाएंगी। तो 60 प्लस ये हो जाएगी 40, और इसे भी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदले तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो ये समय हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं ये है t। एक इक्वेशन ये बन गई। तो दो इक्वेशन आ गई और t की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो अगर ये पार्ट हम इन दोनों में से एलिमिनेट कर दें, तो हम t की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 2 से, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स से, तो x प्लस एक्स डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो पार्ट होगा ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 60 प्लस 40 और गुणे 5/18, और ये अपान में आ जाएगा ये वाला टर्म, ये हो जाएगा 60 माइनस 40 गुणे 5/18, और इक्वेशन 1 में 50 ऊपर है, 50 ये हो जाएगा, और अपॉन में t आ जाएगा। 5/18 से 5/18, अब यहाँ से हम सॉल्व करें तो 60 और 40 ये हो जाएगा 100 बटे, और 60 में से 40 जाएगा तो ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 50/3। 20 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 5, 5 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा t आ जाएगा 10, और ये सेकंड में था, ये जो समय था सेकंड में था, ये आ जाएगा सेकंड। तो टाइम आ जाएगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड में विपरीत दिशाओं में अगर चलेंगी तो 10 सेकंड में पार कर लेंगी। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 40 का 80%, 40 का 80% निकाल लें तो 40 गुणे 80 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, ये आ जाएगा 8 चौके 32, 32 आ गया। 25 के 4/5 से कितना अधिक है? 25 का अगर हम 4/5 निकालें, 5 से ये डिवाइड होगा तो 5, 5 चौके 20, तो 32 से ये 20 कितना अधिक है? 32 में से 20 घटाएं तो आ जाएगा 12, तो 12 अधिक है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। एवल्यूट करना है इसे, इसका मान निकालना है, तो -4 प्लस -12 और डिवाइड करना है -6। बॉड मास लगाएं, तो बॉड मास में पहले आएगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में सभी में ब्रैकेट में है, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में है। तो ब्रैकेट के बाद आता है डिवीजन है और प्लस का साइन, तो पहले आएगा डिवीजन, तो पहले डिवाइड कर लें, तो -12 डिवाइड करना -6 से, माइनस से माइनस, 6 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, तो -4 और ये हो जाएगा प्लस में है, ये आ जाएगा 2, तो -4 प्लस 2 ये हो जाएगा -2, -2 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।